जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके नए यूट्यूब चैनल आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और इस श्रृंखला में हम निरंतर आगे बढ़ते हुए पीछे के 2-3 टॉपिकों को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो जिस विद्यार्थी ने भी पीछे के विषय वस्तु का वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार आप चैनल पर जाकर उसको ज़रूर विजिट करिएगा, देखिएगा। आपको अवगत करा दें कि अब जो हम नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है मध्य प्रदेश का गठन। कौन सा विषय वस्तु लेकर आए हैं? मध्य प्रदेश का गठन। ये टॉपिक, जैसे इसकी उपयोगिता को लेकर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये बेहद अहम विषय वस्तु है, क्योंकि इससे व्यापम ही नहीं बल्कि एमपीपीएससी के प्रत्येक एग्जाम में प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला बनी है जो लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो जो मध्य प्रदेश का गठन है उसको मैंने 2 भाग में पढ़ाने का निर्णय लिया था, जिसमें एक 1947 के पूर्व की घटनाएं थी और एक 1947 के बाद की घटनाएं थी। 1947 के पूर्व की जो विषय वस्तु थी उसको हमने विधिवत देख लिया था पिछले वीडियो में। आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो 1947 के बाद की है। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद होता है तो भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश के राजनीतिक और भौगोलिक मानचित्र में क्या परिवर्तन आता है, कैसे उसका अस्तित्व बदलता है या नवीन रूप लेता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो 1947 के बाद गठन को लेकर जो 3 क्रम या तिथियां निर्धारित की गई हैं जहां पर परिवर्तन हुए हैं, तो एक था 1947 से लेके 1956 तक की स्थिति थी और दूसरी जो स्थिति थी 1956 से लेके 2000 तक की, ठीक। और जो तीसरी स्थिति थी कि 2000 के बाद की, जब छत्तीसगढ़ पृथक हो जाता है मध्य प्रदेश से, तो उस पृथककरण के बाद मध्य प्रदेश के मानचित्र या राजनीतिक अस्तित्व में क्या परिवर्तन आता है उसको हम देखेंगे। तो एक एक करके इन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लेकर आगे बढ़ेंगे। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में ढेर सारे आंकड़े और तथ्य निकलकर सामने आएंगे जिसे आप अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो 47 के बाद से जब तक राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ, तो ये 1947 से 1956 की जो स्थिति थी, इसमें जो राज्यों का बंटवारा था वो 4 आधार पर किया गया था। वो आधार क्या थे? 4 श्रेणियां बनाई गई थी। एक तो पार्ट ए बनाया गया था, पार्ट बी बनाया गया था, पार्ट सी और पार्ट डी बनाया गया था। पार्ट ए में उन राज्यों को सम्मिलित किया गया था जिनमें प्रत्यक्ष रूप से शासन या अधिकार या किसके द्वारा किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। वास्तव में 1947 के बाद जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो ये वही प्रोविजंस क्षेत्र थे जिन पर हमने पूर्णतः आजादी प्राप्त की थी, और ये जो थे, इन प्रोविजंस के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। और मध्य प्रदेश में प्रोविजंस के रूप में जो अस्तित्व में है वो सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार था। क्लियर है? पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में मध्यम रियासतों को लिया गया था। रियासतों का मतलब होता है कि ऐसे राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र जहां पर शासन का संचालन राजा रजवाड़ों द्वारा किया जाता था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किसका रहता था, वहां पर भी अंग्रेजों का हुआ करता था। क्लियर है यहां तक की बात? तो मध्यम रियासतों को लेकर जो समूह बनाया गया था उन्हें पार्ट बी श्रेणी में रखा गया था। कुछ छोटी रियासतों को लेकर समूह बनाया गया था और इन छोटी रियासतों के समूह को जो नाम दिया गया था वो पार्ट सी दिया गया था। और पार्ट डी में पृथक से ही एक क्षेत्र रखा गया था जिसे वर्तमान में हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। दरअसल ये भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, भारत से अलग बंगाल की खाड़ी में स्थित क्षेत्रफल है। तो जब ये भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है तो मध्य प्रदेश से इसका कोई भौगोलिक संबंध, राजनीतिक संबंध नहीं होता है, इसलिए इसका अध्ययन हम इस पर नहीं करेंगे। हम 3 पार्ट को लेकर चलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। क्लियर है? यहां तक की बात स्पष्ट हुई। चलिए आगे देखते हैं। 1947 से लेकर 1956 तक जो मध्य प्रदेश का राजनीतिक स्वरूप था उसको 3 श्रेणियों में और 4 भागों में बांट कर रखा गया था। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियां। श्रेणियां कौन सी थी? एक तो पार्ट ए था आपका, दूसरा जो पार्ट था वो बी था और तीसरा पार्ट कौन सा था आपका? सी। तो ये जो पार्ट है इनको ही श्रेणियों के उसमें नाम से उल्लेखित किया जाता है। तो पार्ट ए, बी और सी 3 प्रकार की श्रेणियां बनी थी और इन्हीं श्रेणियों के अंतर्गत 4 भाग बनाए गए थे। वो भाग कौन से हैं? 4 उनको देख लेते हैं। तो पार्ट ए श्रेणी में जो भाग था उसे सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार कहा जाता था। पार्ट बी में जो भाग था उसे क्या बोला जाता था? मध्य भारत। क्या कहा जाता था? मध्य भारत। ये क्या है, इनको विधिवत तौर पर हम आगे चल के देखेंगे डिटेल से, बढ़िया अच्छे से।
और जो पार्ट सी थी, इस पार्ट सी श्रेणी में दो भाग आते थे, एक तो विंध्य क्षेत्र आता था जिसकी राजधानी रीवा थी, और दूसरा कौन सा आता था, भोपाल स्टेट आता था। यहां तक की बात स्पष्ट है? बस 1 मिनट कोऑपरेट करिएगा, है ना, थोड़ा सा पानी पी ले। धन्यवाद, धैर्य के साथ इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। तो श्रेणियां क्या थी और पार्ट क्या था, यहां से स्पष्ट हो गया। चलिए मतलब भाग क्या थे और श्रेणियां क्या थी, यहां से स्पष्ट हो गया। अब इन्हीं चीजों को हम मानचित्र में देख लेते हैं। किसमें देख लेते हैं कि मानचित्र में ये कैसे थी। तो ये यहाँ पे एक आपको मध्य प्रदेश का उस 1947 से 1956 में जो स्वरूप था उसको लेकर एक मानचित्र दिख रहा है, जिसमें हम तीनों पार्ट को देख पा रहे हैं। ये हुआ हमारा पार्ट ए, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी और इसी को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता था। यह है हमारा पार्ट बी, जिसकी राजधानी दो थी, एक तो इंदौर था और दूसरा कौन सा था, ग्वालियर। कैसे था ये, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसको मध्य भारत कहा जाता था। और दूसरी जो थी श्रेणी थी वो पार्ट सी थी, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी, इसे विंध्य क्षेत्र कहा जाता था। चौथा जो भाग था भोपाल स्टेट था। भाग में तो ये चौथा था, लेकिन अगर श्रेणी की बात करें तो ये भी किस में आता था, पार्ट सी में आता था। तो मानचित्र से आप लगभग अंदाजा लगा पा रहे हैं, मानचित्र से आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये जो हमारा पूरा मध्य प्रदेश का उस समय का जो स्वरूप था वो किस प्रकार से था, तीनों श्रेणियों और चारों भागों को लेकर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक एक हम श्रेणी को बड़े डिटेल से अच्छे से पढ़ते हैं और यहाँ पे हमें ढेर सारे तथ्य मिलेंगे, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तथ्य के पीछे के तर्क क्या है, जब तक आप तर्क को, कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो तथ्यों को रट पाना आपके लिए एक सूक्ष्म समय तक ही सहयोगी रहेगा, लेकिन आगे चलकर वो आपके लिए एक समस्या बन जाएगी। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, पार्ट ए को लेते हैं। तो पार्ट ए का जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था, जैसे कि मैंने बताया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। क्योंकि ये कैसा था, अंग्रेजी हुकूमत वाला या अंग्रेजों के अधिकार वाला क्षेत्र था। अब इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो नागपुर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, नागपुर को बनाया गया था। और इसमें जो कुल रियासतों की संख्या थी वो रियासतें कितनी थी, 15 रियासतें। तो पार्ट ए कितनी रियासतों को लेकर निर्मित किया गया था, 15 रियासतों को। यहां के जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पार्ट ए के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश राज्य पूर्णतः अस्तित्व में आता है, तब भी मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये जो पार्ट ए था इसको 1921 में अंग्रेजों ने मुख्य दिया था, गवर्नरी क्षेत्र बना दिया था। अब जब गवर्नरी क्षेत्र बना दिया तो यहाँ पर राजनीतिक या प्रशासनिक जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा, राज्यपाल। तो यहाँ के जो प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, ई राघवेंद्र राव। क्लियर। अब इन 15 रियासतों को लेकर इस पार्ट में टोटल 22 जिले और 5 संभाग थे। याद रखना, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पार्ट ए में कुल कितने जिले थे, 22 जिले। कितने संभाग थे, 5 संभाग थे। क्लियर हो गए यहां से। चलिए अब देखते हैं कि ये जो 15 रियासतें थी, इन 15 रियासतों में से प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी। तो आगे आप देख रहे होंगे कि 15 रियासतों में से जो 14 रियासतें थी, कितनी रियासतें, 14 रियासतें, वो वर्तमान के मध्य प्रदेश में नहीं है। उन 15 में से केवल एक रियासत है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में अस्तित्व रखती है। वो कौन सी है, मकड़ई रियासत। और ये मकड़ई रियासत कहाँ की है, हरदा की है। कहाँ की है, हरदा की है। तो मैप में भी आपको दिख रहा होगा ये कौन सी रियासत हो गई, हरदा के समीप मकड़ई। बाकी जो शेष रियासतें थी, जैसे आपका राजनांदगांव था, उदयपुर, बस्तर, जसपुर, खैरागढ़, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, सारंगगढ़, राजगढ़ और सरगुजा, ये वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ और आपके विदर्भ क्षेत्र में चले गए हैं। तो क्लियर हो गया यहां तक कि अब यहां से आप मैप में देखो कि पार्ट ए में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र आते थे। एक तो महाकौशल या यूं कहो कि गोंडवाना का क्षेत्र आता था, पूर्वी बघेलखंड का क्षेत्र था, रायपुर आता था छत्तीसगढ़ का, बस्तर छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी जंगली क्षेत्र है उसे दंडकारण्य बोलते थे, वो भी आता था। महाराष्ट्र का ये जो विदर्भ का क्षेत्र है ये आता था, और महाराष्ट्र का ये जो बरार का क्षेत्र है, इन पूरे क्षेत्रों को लेकर पार्ट ए आपका बनाया गया था। तो आई होप ये जो पार्ट ए की जो आंकड़े थे, जो पार्ट ए था, वो आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित हमने तथ्य भी पर्याप्त रख दिए हैं और मैप के द्वारा भी हमने इसको देख लिया है। अब आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, और ये नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, पार्ट बी। कौन सा हो गया, पार्ट बी। और पार्ट बी का जो नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था, मध्य भारत। क्या रखा गया था, मध्य भारत। अब ये जो मध्य भारत था
इसका जो प्राचीन नाम था इसको मालवा यूनियन कहा जाता था। पहले इसको क्या कहा जाता था? मालवा यूनियन कहा जाता था। बाद में जाके इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? मध्य भारत कर दिया गया। अब इस मध्य भारत, ये जो मध्य भारत है 3 चीजों को लेकर बना था। एक तो दक्षिण का आपका निमाड़ क्षेत्र था जिसे वर्तमान में खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर के नाम से जानते हैं। दूसरा मालवा क्षेत्र था। इसके बाद तीसरा जो क्षेत्र था चंबल घाटी। तो इन 3 प्रमुख क्षेत्रों को लेकर आपका मध्य भारत क्षेत्र बनाया गया था। अब इस मध्य भारत के क्षेत्र में 2 प्रमुख बड़ी रियासतें थी। एक तो आपके इंदौर के होलकर थे। कौन थे? इंदौर के होलकर थे। और दूसरे कौन से थे? आपके ग्वालियर के सिंधिया। कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया। और ये दोनों रियासतों के जो शासक थे वो यहाँ पर अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दावेदारी बराबर करने लगे आजादी के बाद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के समक्ष एक चुनौती सी आई, क्योंकि ये जो दावेदारी थी 2 चीजों को लेकर था कि राज प्रमुख कौन बनेगा और इस भाग की राजधानी किसको बनाया जाएगा, ग्वालियर को बनाया जाएगा कि आपके इंदौर को बनाया जाएगा। तो ये जो विडंबना थी उस समय देशी रियासतों के विलय के समय मध्य भारत को लेकर, तो इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही कूटनीति और राजनीतिक नेतृत्व शैली के आधार पर इसको सुलझाया था। उन्होंने इस क्षेत्र की जो राजधानी थी दोनों को बनाया, इंदौर को भी बनाया 5.5 माह के लिए। और ये कैसा था? ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। और ग्वालियर को भी राजधानी बनाया 6.5 माह के लिए। और ये कब बनती थी? शीतकाल के दौरान। क्लियर है? और इन्होंने राज प्रमुख के रूप में, किसके रूप में? चूंकि मैंने बताया कि ये गवर्नरी क्षेत्र नहीं था, यह सेंट्रल इंडिया एजेंसी का भाग था, यानी कि रियासती था। तो यहाँ का जो राजनीतिक प्रमुख होगा वो कैसा होगा? राजा होगा। तो यहाँ का जो राज प्रमुख बनाया गया वो सिंधिया के शासक जीवाजी राव सिंधिया को। किसको बनाया गया? जीवाजी राव सिंधिया को। और उपराज प्रमुख भी बनाया गया, और वो किसको बनाया गया? यशवंत राव होलकर को। तो बड़ी ही चालकता के साथ दोनों प्रमुख रियासतों के नेता, मतलब राज प्रमुखों को पद देकर उनकी बातों को मानते हुए इस पूरे भाग को भारत में विलय किया था। क्लियर है? अब ये जो मध्य भारत है इसको कब मिलाया गया? तो 28 मई 1948 को 25 रियासतों के साथ, कितनी रियासतों के साथ? 25 रियासतों के साथ 28 मई 1948 को भारत में इसका विलय किया गया था। अब आगे चल के देखा गया कि ये जो आपका 25 रियासतों वाला ये मध्य भारत का क्षेत्र है, इसमें कितने जिले और कितने संभाग हैं? तो इस समय उसमें कितने जिले थे? 16 जिले थे और 3 संभाग। कितने जिले थे? 16 जिले थे और 3 संभाग थे। और इन 16 जिलों में जो सबसे बड़ा जिला हुआ करता था वो कौन था? निमाड़ होता था। आज निमाड़ को तोड़कर कई भागों में बना दिया गया, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़। और पूर्वी निमाड़ से ही अलग करके किसका निर्माण कर दिया गया है? आपके बुरहानपुर का। तो उस समय पर, तत्कालीन समय पर बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता था। तो सबसे बड़ा जिला निमाड़ होता था और जो सबसे छोटा जिला था वो आपका इंदौर था। क्या था? इंदौर। अब यहाँ पर विधानसभा भी अस्तित्व में थी। कौन थी? विधानसभा भी, क्योंकि यहाँ पर निर्वाचन हुआ 1952 के बाद। तो जब ये यहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में आई तो उस विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जब बनाए गए तो वो कौन बनाए गए? पटवर्धन। कौन बनाए गए? पटवर्धन यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष थे। और ये जो विधानसभा थी कितने सदस्य थी? 75 सदस्य। यानी कि यहाँ से 75 विधानसभा के सदस्य या विधायक नियुक्त, मतलब चयनित किए जाते थे। अब ये जो विधानसभा आयोजित कहाँ की जाती थी, इसकी बैठक कहाँ होती थी? तो मोती महल ग्वालियर में। कहाँ होती थी? मोती महल ग्वालियर में। अब इसके जो मुख्यमंत्री थे, समय समय पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग मुख्यमंत्री बने हैं। तो इनका क्रम अलग अलग है, इसलिए आप ये कंफ्यूजन आज से यहाँ से दूर कर लेना। कभी आप लीलाधर जोशी को मानते हो, कभी तखतमल जैन को मानते हो। तो इनका एक निश्चित क्रम है, उस क्रम के आधार पर आप आज से निर्धारित कर लो कि किस समय पर कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद लेकर राजनेता हुआ करता था। तो जो पहले मुख्यमंत्री हुए थे वो लीलाधर जोशी थे। कौन थे? लीलाधर जोशी थे। और ये 1948 में यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। और दूसरे जो मुख्यमंत्री बनते हैं गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, ये 1949 में बनते हैं। और तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कौन आते हैं? तखतमल जैन 1950 में। और जब ये कब थे? ये प्रथम निर्वाचन 1952 के पहले के मुख्यमंत्री थे। जब प्रथम निर्वाचन होता है तो उस समय कौन बनते हैं? मिश्री लाल गंगवाल जी। कौन बनते हैं? मिश्री लाल गंगवाल जी। लेकिन ये आगे चल के महोदय क्या दे देते हैं? मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा। क्या दे देते हैं? मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो फिर इनके पद पर पुनः कौन आता है?
पुनः तखतमल जैन आते हैं। कौन आते हैं? पुनः तखतमल जैन आते हैं। और जब 1956 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश वास्तव में राज्य के रूप में गठित होता है, तो उस समय भी जब अस्तित्व में आता है मध्य प्रदेश, तो उस समय भी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय तखतमल जैन थे। लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश बन जाता है, तो पूरे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनकर आते हैं? आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। तो यहां तक की बात स्पष्ट है। तो उम्मीद है कि पार्ट बी भी आपका क्या हो गया क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब किसको लेकर चलते हैं? अब हम चलते हैं पार्ट सी को लेकर। किसको लेकर चलते हैं? पार्ट सी। ये जो पार्ट सी था, इसका क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था विंध्य क्षेत्र। क्या रखा गया था? विंध्य क्षेत्र। और इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? रीवा। क्या बनाई गई थी? रीवा। चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो पार्ट सी है उसमें छोटी छोटी रियासतों को लेकर इनका निर्माण किया गया था। तो जब रियासतें छोटी छोटी होंगी तो रियासतों की संख्या भी ज्यादा होगी। क्या होगी? रियासतों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो अगर आप मैप में आपने देखा होगा तो इस पार्ट सी का क्षेत्रफल तो 2 की तुलना में काफी छोटा है, लेकिन यहाँ पे रियासतों की संख्या बहुत ज्यादा है। कितनी रियासतें हैं? 35 रियासतें हैं। कितनी रियासतें हैं? 35 रियासतें। और 35 रियासतों में जो प्रमुख रियासत थी, एक तो बुंदेलखंड थी और दूसरी कौन सी थी? बघेलखंड। कौन थी? बुंदेलखंड और बघेलखंड। अब एक प्रश्न मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग द्वारा किसी एग्जाम में पूछा गया है, वो शायद आपका चिकित्सक का था या इंजीनियर का था, किसी का था। उसमें यह पूछा गया था कि खनियाधान रियासत पार्ट सी का भाग था, वह किस क्षेत्र का हिस्सा था? पहले वो किस क्षेत्र का हिस्सा था? तो वो ग्वालियर का। किसके अधीन आता था? ग्वालियर के अधीन आता था। लेकिन जब पार्ट सी बनाया जाता है तो इस खनियाधान रियासत को किस में शामिल कर लिया जाता है? आपके पार्ट सी में। तो यहां तक की बात स्पष्ट है। चलिए गठन की बात करें तो ये जो पार्ट सी है इसका गठन कब किया गया? 12 मार्च 1948 को। किसके प्रयासों से? बीपी मेनन के। किसके प्रयासों से? बीपी मेनन के। क्योंकि 2 ही रियासतों के विलय का नेतृत्व कर रहे थे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे कौन थे? बीपी मेनन। अब 4 अप्रैल 1948 को, कब? 4 अप्रैल 1948 को गाडगिल द्वारा इस क्षेत्र को क्या किया गया? ऑफिशियली इसको क्या दिया गया? नाम दिया गया। और इसके पूर्व जो ये पार्ट सी था, यह किसका हिस्सा माना जाता था? तो पार्ट बी। तो ये जो पार्ट सी भी था, जैसे मैंने बताया था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहलाता था। क्या कहलाता था? सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहलाता था। तो ये पहले पार्ट बी का भाग था और 1948 के बाद ये विधिवत रूप से क्या बनता है? पार्ट सी बनता है। और मैंने आपको बताया था कि ये भी गवर्नरी क्षेत्र न होकर क्या था? एक प्रमुख रियासतों का समूह था, इसलिए यहां पे भी क्या होंगे? राज प्रमुख। तो गवर्नर न तो पार्ट बी में होंगे और ना पार्ट सी में होंगे। यहां पर कौन सा पद अस्तित्व रखेगा? यहाँ पे 2 ही पद रखेंगे, एक तो राज प्रमुख और दूसरे उपराज प्रमुख। फिर जो राजनीतिक नेतृत्व नेता करेंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। तो यहाँ के जो प्रथम राज प्रमुख बने थे वो मार्तंड सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? राजा मार्तंड सिंह को बनाया गया था, बघेल वंश के थे। और जो उपराज प्रमुख का रूप जिन्होंने पद दिए आसीन किए थे, तो वो कौन थे? अवधेश प्रताप सिंह। तो उपराज प्रमुख कौन बने? अवधेश प्रताप सिंह। और इन्हीं के नाम पर वर्तमान में रीवा में क्या है? 1968 में स्थापित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है। तो क्लियर हो गया। तो ये स्पष्ट हो गया कि अवधेश प्रताप सिंह कौन थे? तो ये उपराज प्रमुख थे। कौन थे? उपराज प्रमुख थे। यहां तक की बात स्पष्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या कि 1 जनवरी 1950 को, किसको? 1 जनवरी 1950 को, चलिए तो अब हम किसकी बात करते हैं कि पार्ट सी की जो विधानसभा थी, किसकी बात करते हैं? पार्ट सी की विधानसभा की। तो ये जो विधानसभा थी कितने सदस्य थी? 60 सदस्य। कितने सदस्य थे यहाँ पे? 60 सदस्य थे। और इस विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो श्री शिवानंद थे। कौन थे? श्री शिवानंद थे। और ये विधानसभा की ये जो बैठक होती थी, तो वो जो वर्तमान में रीवा का नगर निगम है उसी भवन में किसकी बैठक हुआ करती थी? विधानसभा की, पार्ट सी की। और 1952 में जब यहाँ पे प्रथम निर्वाचन होता है गणतंत्र भारत का, किसका? गणतंत्र भारत का जब प्रथम निर्वाचन होता है, तो उस निर्वाचन के बाद जो प्रथम मुख्यमंत्री बनकर आते हैं वो कौन है? शंभुनाथ शुक्ल। कौन निकल कर आते हैं प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के? शंभुनाथ शुक्ल। इन्हीं शंभुनाथ शुक्ल के नाम पर आपके अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का सभागार का भी नाम है। और इन्हीं शंभुनाथ सिंह के नाम, शुक्ल के नाम पर, इन्हीं शंभुनाथ शुक्ल के नाम पर शहडोल में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। तो पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय कहाँ है? आपके शहडोल में। अब थोड़ा ये देख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे 35 से ज्यादा रियासतें थी, तो इन 35 से ज्यादा रियासतों में जो प्रमुख रियासतें थी उनको देख लेते हैं। तो ये प्रमुख रियासतें कौन थी? एक तो बिजावर थी, दूसरी बरौंधा थी, तीसरी रीवा रियासत थी, चौथी भैंसुदा, तरावो, मैहर,
अजयगढ़ जो कि वर्तमान पन्ना में है, नागदा सतना में है, और कौन सा, पहाड़ा, कौन सा, पहाड़ा। तो ये प्रमुख यहाँ की देसी रियासतें थी। और इसके अलावा अन्य रियासतों को बाकी मैंने बताया है कौन सा, बघेलखंड और बुंदेलखंड, है ना, इनको लेकर बनाया था, और खनिया धान को लेकर। क्लियर। चलिए, तो पार्ट ए, बी और सी इनको लेकर जो प्रमुख चीजें थी, जानकारी थी, उसको हमने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। अब आगे चलते हैं चौथे भाग में, जिसको हमने क्या नाम दिया था, भोपाल स्टेट। क्या नाम दिया था, भोपाल स्टेट। भोपाल स्टेट की भैया कहानी तो और विचित्र थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो प्रमुख थे वो महोदय थे नवाब हमीदुल्ला। कौन थे, नवाब हमीदुल्ला। भोपाल, जबकि मध्य प्रदेश ही भारत के बीचों बीच है, तो भोपाल तो और मध्य प्रदेश के बीचों बीच है। तो भोपाल की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भारत के बीचों बीच थी। लेकिन जब आजाद होता है भारत, उस समय अंग्रेजों ने सिर्फ प्रोविजन से क्षेत्र को आजाद किया था और रियासतों को यह कह के स्वतंत्र कर दिया था कि आप स्वतंत्र हैं इस चीज का निर्णय लेने को, कि चाहो तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ, चाहो तो आप भारत में मिल जाओ, या आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर भी शासन करते रह सकते हैं। अब इसी चीज का फायदा उठाकर उड़ने लगे थे कौन, भोपाल के नवाब। ये तो भैया उड़ के जा रहे थे पाकिस्तान, बोले हम भले बीच में हैं लेकिन किसमें शामिल होंगे, पाकिस्तान में। अजीबो इनके बताइए निर्णय है। अब ये बीच में रहते हुए कैसे पाकिस्तान में शामिल हो जाते। तो बड़े इनके विरोध में एक आंदोलन हुआ, इनके इस निर्णय के विरोध में भोपाल में एक आंदोलन हुआ जिसे प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया, प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, पंडित शंकर दयाल शर्मा ने। किसने किया, पंडित शंकर दयाल शर्मा ने। और इस आंदोलन ने उस क्षेत्र में बेहद राजनीतिक दबाव बनाया, और इसी दबाव के कारण आगे चल के 1 जून 1949 को 562 देसी रियासतें थी जब देश आजाद हुआ था, और इनको मिलाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के पास थी। 1 जून 1949 को आखिरी समय में ये वो रियासत थी जो इसमें भारत में विलय करना स्वीकार करती है। अब जब ये स्वीकार करती है तो इस समय इसकी जो विधानसभा थी, किसकी, भोपाल स्टेट की, वो कितने सदस्य थी, 30 सदस्य थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सुल्तान मोहम्मद खां। कौन थे, सुल्तान मोहम्मद खां। ये जैसे ही 1 जून 1949 को ये किसमें शामिल हो जाती है, आपके मध्य प्रदेश में शामिल होती है। चूंकि ये छोटी रियासत थी तो इसको पार्ट सी में रखा जाता है। और यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं, वही भैया पंडित शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस आंदोलन के नेतृत्व का कितना प्यारा इनको पुरस्कार मिला था, फल मिला था कि सीधे उस स्टेट के क्या बन गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे। अब इसको क्या किया गया, जब ये छोटी रियासत थी तो इस भोपाल को भी आगे चल के किसमें मिला दिया जाता है, पार्ट सी में। किसमें मिला दिया जाता है, पार्ट सी में। तो आई होप आपको तीनों श्रेणियां और चारों भागों से संबंधित जो जानकारी थी वो मैं व्यवस्थित तरीके से आप तक पहुंचा पाया हूं। फिर भी अगर आपको लगता है इस चीज विषय वस्तु को या इन तथ्यों को लेकर कोई बात जो आप बताना चाहें या हमसे छूट गई हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे। अपने सुझाव आप लगातार कमेंट बॉक्स में देते रहिए, क्योंकि आपके सुझाव क्या करते हैं, हमारी गलतियों को इंगित करते हैं। और जब अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं तो उनको सुधार के हम एक अच्छी चीज आप तक डिलीवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक के साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वाकई में मजा आ रहा है इस श्रृंखला को लेकर तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक ही चीज कहूंगा कि सदैव माता पिता, गुरुजनों, सैनिकों और किसानों का सम्मान करिएगा, क्योंकि यही वो हैं जो हमारे और राष्ट्र के क्या है, निर्धारक है, नेतृत्व करता है, उनके अस्तित्व के निर्माता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।